नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल में, आपके इस फेवरेट चैनल में। तो देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बिहार बोर्ड की सामान्य हिंदी 12th क्लास की सामान्य हिंदी का पार्ट नंबर 7 है ये हमारा। और इस पार्ट नंबर 7 जो लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा, और इसका आज हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। अब फर्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो है जगदीश चंद्र माथुर जी का जीवन परिचय, कि उनके जीवन का जो परिचय है, यानी कि उनके जीवन की जो गति चली थी वो किस प्रकार से चली थी, उनकी काव्य कृतियाँ कौन सी थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ के रहने वाले थे ये, उनके कौन कौन से सम्मान मिले थे। तो ये सारी चीज़ें उनकी जीवन परिचय के अंतर्गत आती है। या साहित्यिक परिचय भी हम उन्हें बोल सकते हैं कि जीवन परिचय के साथ साथ हम उनका साहित्य परिचय भी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम उनकी बिहार बोर्ड की जो यात्रा है उसकी तरफ। तो देखिए, ये है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी, ठीक है। यह है जगदीश चंद्र माथुर जी जिनका हम जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। उनका जो जन्म हुआ था वो देखिए 16 जुलाई 1917 में हुआ था, और उनका निधन यानी मृत्यु हुई थी 14 मई 1978 में हुई थी। इसका मतलब उनकी जो पुण्यतिथि है वो बहुत जल्दी आने वाली है। जन्म स्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। जन्म 16 मई 1917, मृत्यु 14 मई 1978 को हुई थी उनकी, और शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में वो रहने वाले थे, ठीक है। उनका जन्म स्थान था। अब शिक्षा के बारे में देखते हैं तो उन्होंने एमए किया था अंग्रेजी में, और वो कहाँ से किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। 1941 में ICS परीक्षा उत्तीर्ण की उन्होंने, ठीक है। उसके बाद प्रशिक्षण के लिए, यानी कि ट्रेनिंग के लिए, इसे हम प्रशिक्षण यहाँ पर ट्रेनिंग बोल सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए वे अमेरिका चले गए, और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए, ठीक है। देखिए, बहुत अच्छा, बहुत छोटा सा उनका जीवन परिचय है ये, कि 16 मई 1917 में उनका जन्म हुआ था, 14 मई 1978 में उनकी मृत्यु हुई थी। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में उनका जो जन्म स्थान है, एमए अंग्रेजी में किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और 1941 में ICS परीक्षा उत्तीर्ण करके वे ट्रेनिंग के लिए अमेरिका चले गए थे, और वहाँ से जब लौटे तो बिहार में शिक्षा सचिव हो गए थे, ठीक है। आगे देखिए, उनके जो कार्य देखिए, 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का रोपण किया उन्होंने, यानी कि सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव को उन्होंने चलाया, शुरू किया। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे, और फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया, ठीक है। उसके बाद देखिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से वे निरंतर जुड़े रहे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब आते हैं हम उनके सम्मान की तरफ, कि उन्हें भारत की तरफ से या बिहार सरकार की तरफ से, भारत सरकार या बिहार सरकार या हिंदी साहित्य जगत की तरफ से उन्हें कौन कौन से और किस प्रकार के सम्मान उन्हें मिले हैं, ठीक है। तो देखिए, विद्यावारिधि की उपाधि से विभूषित, विद्यावारिधि की उपाधि से विभूषित थे कौन? जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी विद्यावारिधि की उपाधि से विभूषित थे। उन्हें कालिदास अवार्ड दिया गया, और बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया, जो बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है। अब आता है उनकी कृतियों की तरफ। कृतियों की तरफ आने से पहले मैं बोलूंगी कि ये उनका अब साहित्यिक परिचय आ जाता है। सम्मान से, जितने भी उन्हें सम्मान से विभूषित किया है, वहां से उनका साहित्यिक परिचय शुरू हो जाता है, कि उन्होंने साहित्य के जगत में, साहित्य संसार को क्या देन दी है, क्या योगदान है उनका साहित्य जगत के क्षेत्र में, ठीक है। तो कृतियों में देखिए, सर्वप्रथम 1936 में प्रथम एकांकी उन्होंने लिखी, जिसका नाम था मेरी बांसुरी, और इसका मंचन किया गया, और सरस्वती नामक जो पत्रिका थी उसमें इसका प्रकाशन किया गया, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्रकाशित की गई थी, सरस्वती नामक पत्रिका। उसमें ये जो मेरी बांसुरी नाम की जो एकांकी थी, जो 1936 में जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई थी, वो प्रकाशित हुई, ठीक है। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह है। अब 5 एकांकियों को एक साथ लेकर उन्होंने एक नाटक
की रचना करी, ठीक है, जिसका नाम है भोर का तारा, जो 1946 में प्रकाशित हुआ। और इसके बाद ओ मेरे सपने, जो 1950 में प्रकाशित हुआ। मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी कोणार्क, ठीक है, 1951 में प्रकाशित हुई, ठीक है। कौन कौन से? मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी और कोणार्क। बंदी 1954 में प्रकाशित हुई। शारदिया 1959 में प्रकाशित हुआ। पहला राजा 1969 में प्रकाशित हुआ। दशरथ नंदन 1974 में। कुंवर सिंह की टेक 1954 में। और गगन सवारी 1958 के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे उन्होंने। देखिए कितना साहित्यिक देन दिया है उन्होंने, साहित्यिक क्षेत्र में कितना साहित्य लिख डाला है। और ये सभी बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का साहित्य उनका। उन्होंने एकांकी लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, कई कहानियां लिखी है। देखिए बहुत सारी उन्होंने चीजें लिखी है। इस बहुत सारी विधाओं में उन्होंने अपने साहित्य की रचना करी है। 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना में रेखा चित्र और संस्मरण है। अब देखिए एकांकी और नाटक के अतिरिक्त उन्होंने रेखा चित्र और संस्मरण भी लिखे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने साहित्य की कई विधाओं में अपनी रचनाएं रची है, ठीक है। आगे चलते हैं। परंपराशील नाट्य के अंतर्गत 1960 उनकी समीक्षा दृष्टि का परिचायक है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से, यानी कि बहुजन संप्रेषण यानी कि बहुत लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, उसके माध्यम जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक लिखी है उन्होंने। और बोलते क्षण निबंध संग्रह लिखा है, ठीक है। ये सब उन्होंने निबंध संग्रह के अंतर्गत लिखा है। जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक थे, नाटककार, संस्कृति कर्मी एवं प्रशासक भी थे। उनका कार्य क्षेत्र बिहार था, ठीक है। बिहार, भले ही उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ हो, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र था, आप किसी भी पक्ष के अंतर्गत देखेंगे कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में देखिए, राजनीति के क्षेत्र में देखिए, सामाजिक क्षेत्र में देखिए, या फिर इनके देखिए बहुत से नाटक हुए हैं संस्कृति के क्षेत्र में या प्रशासक के क्षेत्र में देखिए, तो उनका जो कार्य क्षेत्र है वो बिहार गिना जाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं गिना जाएगा। ये साहित्य संस्कृति को संसार में बिहार की ही विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। इस संस्कृति, परंपरा और लोक वार्ता की भूमिका उनके दृष्टिकोण के निर्माण में आधारभूत थी। क्या भाई, अब किसी का दृष्टिकोण यानी कि कोई अपने विचार किस प्रकार से रखता है, तो साहित्य, परंपरा, लोक वार्ता का बहुत असर होता है। तो वो उसकी बुनियाद होती है कि आप किस साहित्य से बिलोंग करते हैं, आप किस संस्कृति में जन्मे हैं, आपकी संस्कृति किस प्रकार की है, तो वो आपकी जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसकी बुनियाद होती है, ठीक है। नाटक और उसके बहुविध शास्त्रीय और लोक रूप हमेशा उनके आकर्षण के केंद्र में रहे। उनके लेखन में रंग की कल्पनाशील सक्रिय चेतना समाहित भी, इसका प्रमाण उनकी छोटी बड़ी तमाम नाट्य कृतियां हैं जो मंचन और अभिनेता की दृष्टि से सफल मानी जाती है। मंचन और अभिनेता यानी कि किस प्रकार से उसका कथानक चलता है, और अभिनेता का मतलब कि जो कथानक का जो नायक है, यानी कि कहानी का जो नायक है नाटक का, वो उस कथानक को किस प्रकार से आगे बढ़ाता है, यहाँ पर यह बताया गया है। आगे देखिए, श्री माथुर के लेखन में रचना भूमि का दायरा आपेक्षिक रूप से सीमित और छोटा है। उसमें प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और अनुभव की शायद न्यूनता भी है, जिसे वे अध्ययन, कल्पना आदि के द्वारा पूरा करते हैं। किंतु उनके साहित्य में संकीर्णता कहीं नहीं आने पाई। संकीर्णता यानी कि छोटी विचार, छोटी सोच के जो विचार होते हैं बहुत ही, वे उनके साहित्य में कहीं भी नहीं आई है। उनके साहित्य में बिल्कुल ही विस्तारित विचारधारा का प्रस्फुटन हुआ है, विस्तारित विचारधारा आई है। इसके बदले विस्मयजनक रूप में एक संवेदनशील उदार दृष्टिकोण उनके लेखन में प्रकट होता है। संवेदनशील यानी कि समाज की उस संवेदना को भी उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है जो सहानुभूति पात्र है, ठीक है, करुणा के पात्र है। और परिष्कृत रुचि के इस लेखन के साहित्य को ऊंचाइयां प्रदान करता है। श्री माथुर ने लिखना प्राय चौथे दशक में ही शुरू कर दिया था, किंतु उन्होंने एक मनस्वी लेखक के रूप में अपनी पहचान नेहरू युग में बनाई। नेहरू युग यानी जवाहरलाल नेहरू के युग में उन्होंने बनाई। 1941 यानी कि 1940 के दशक में उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया, लेकिन नेहरू के काल में उनकी जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, वो नेहरू के काल में हुई थी।
आगे चलते देखिए उनके लेखन के बहुतांश यानी कि बहुत से अंश पर नेहरू युग की कल्पनाशीलता, नव निर्माण चेतना तथा आधुनिक वैज्ञानिक परिदृश्य की छाप है। तदनुरूप यानी कि उसके बाद वे जीवन और रचना दोनों में एक सुव्यवस्था, सुरुचि और कलात्मकता को आवश्यक मानते थे। सौंदर्य प्रियता और लालित्य मेद उनकी अभिरुचि के अंग थे, यानी कि उन्हें सुंदरता और लालित्य बहुत पसंद था। इन जातों को उनकी रचनाएं विश्लेषणों से सिद्ध करती दिखलाई पड़ती है तथा उनके संस्मरण विशेष रूप से प्रमाणित भी है। ठीक है, संस्मरण यानी कि प्रमाणित, यानी कि उनके जो संस्मरण लिखे गए हैं वो ऐसे ख्याली पुलाव से नहीं लिखे गए हैं, प्रमाणित है कि उनके जो संस्मरण है बकायदा ऐसे घटित हुए थे। ठीक है, ये संस्मरण किन व्यक्तियों के हैं और उनके किन गुणों और प्रसंगों अथवा व्यक्तित्व चित्रण के पक्षों को लेखक स्मरण करता है, स्मरण करने की शैली और स्मृतियों के संप्रेषण की भाषा क्या है, यह सब देखना बहुत दिलचस्प है। यानी कि संस्मरण के अंतर्गत ये जानने को मिला है कि ये संस्करण जिन व्यक्तियों के लिए गए हैं वे व्यक्ति कौन है, उनसे किस प्रकार से संप्रेषण स्थापित हुआ है। ठीक है, संप्रेषण की भाषा क्या थी भाई, और ये सब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प यानी कि बहुत मजेदार लगा था। इसलिए भी कि इससे लेखक के अपने बारे में बहुत कुछ अंतरंग पूर्वता व्यक्त होता है। अंतरंग पूर्वता का मतलब होता है कि इसको इन संस्मरणों के माध्यम से जब पता चलता है तो ये पता चलता है कि लेखक उन जो लोग थे जिनके साथ संप्रेषण स्थापित था, जिनके साथ वे जिनको उन्होंने अपने संस्मरण का विषय बनाया था, उन लोगों यानी कि व्यक्तियों के साथ उनका अंतरंग संबंध था, यानी कि बहुत ही मतलब अच्छा मेल मिलाप था उनका, बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, आगे देखिए जगदीश चंद्र माथुर ने कुछ ललित यानी कि बहुत सुंदर व्यक्ति व्यंजक और रम्य निबंध भी लिखे हैं। ये निबंध व्यक्ति, भाव और वस्तु प्रधान है, यानी कि देखिए केवल संस्मरण, रेखा चित्र, एकांकी, नाटक, केवल इन विधाओं में ही उन्होंने अपने साहित्य की रचना नहीं करी है, वे एक उत्कृष्ट श्रेणी के निबंधकार भी माने जाते हैं। ठीक है, तो उनके निबंध व्यक्ति व्यंजक भी थे, ललित थे, बहुत सुंदर थे। ठीक है, और यानी कि व्यक्ति, भाव और वस्तु तीनों की प्रधानता उनके निबंधों में देखने को मिलती है। इनमें से एक निबंध उनकी पुस्तक बोलते क्षण से यहाँ प्रस्तुत है, यानी कि उनका जो एक निबंध है, उनकी पुस्तक है निबंध की, निबंध संग्रह की, वो उस निबंध संग्रह का जो नाम है वो है बोलते क्षण, उस पुस्तक का नाम है। उस बोलते क्षण निबंध संग्रह से एक निबंध यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और उस निबंध के बारे में अब हम जानेंगे कि उस निबंध के अंतर्गत क्या है, जिस निबंध का नाम है ओ सदा नीरा। ठीक है, जिसमें उनकी तीनों कोटियों के निबंधों का समाहार हो जाता है। तीनों कोटि कौन सी? व्यक्ति, भाव और वस्तु, यानी कि उनके निबंध की जो विशेषता है, जिस श्रेणी के अंदर रखा गया है कि वो व्यक्ति परक है, भाव परक है या वस्तु परक है, तो वे कई निबंध उनके अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये जो बोलते क्षण से काव्य निबंध संग्रह से जो निबंध यहाँ पर उद्धृत किया गया है, हमारे पाठ्यक्रम में लिया गया है ओ सदा नीरा नाम का, उस निबंध के अंतर्गत तीनों कोटियों यानी कि तीनों श्रेणियों को समाहित किया गया है, यानी कि वे वस्तु प्रधान भी है, भाव प्रधान भी है और यहाँ पर व्यक्ति प्रधान भी है। ठीक है, यह निबंध सदा नीरा गंडक को निर्मित बनाकर लिखा गया है, पर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी पेश करता हुआ जैसे स्वयं गंडक की तरह ही प्रभावित होता दिखलाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो निबंध है सदा नीरा, उसके बारे में बताया गया है, जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो निबंध आया है। इसी के साथ आज हमारा जो जगदीश चंद्र माथुर जी का जो जीवन परिचय है वो समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम सदा नीरा नाम का जो निबंध है वो लेकर आते हैं, फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।